हेलो स्टूडेंट्स। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल अमित साइंस 10 के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्लास 10 साइंस के लिए ये चैप्टर है और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, you have provided three test tube. One of contains distilled water, other two contains acidic solution and basic solution. So respectively, you are given only red litmus paper. How will you identify contents of each test tube? यानी कि हमें 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। एक के अंदर डिस्टिल वाटर है, दो के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन है और बेसिक सॉल्यूशन है। तो हमें रेड लिटमस पेपर दिया गया और हमें आइडेंटिफाई करना है किसके अंदर डिस्टिल वाटर है, किसके अंदर एसिड है और किसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन है। तो हम रेड लिटमस पेपर से कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेड लिटमस पेपर को हम सारी की सारी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, जिस रेड लिटमस पेपर जिस सॉल्यूशन के अंदर ब्लू हो जाए वो बेसिक सॉल्यूशन है, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमें इस तरह से बेसिक सॉल्यूशन पता लग गया। देन ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म नाउ कैन बी यूज फॉर टेस्ट एसिडिक सॉल्यूशन। अब हमें जो बेसिक सॉल्यूशन पता लग गया, हम उससे पता कर लेंगे कि एसिडिक सॉल्यूशन क्या है। तो जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको हम बाकी बची टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अब जिस सॉल्यूशन के अंदर जो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाए वो एसिडिक सॉल्यूशन है, और जिसमें एज इट इज रहे वो हमारा डिस्टिल वाटर है। यानी कि हम रेड लिटमस पेपर से एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और डिस्टिल वाटर पता कर सकते हैं। फिर से समझेंगे, हम क्या करेंगे, तीनों के तीनों रेड लिटमस पेपर को तीनों के तीनों सॉल्यूशन में डाल देंगे। जिस सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। हमें बेसिक सॉल्यूशन पता लग गया। अब बाकी बची दो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ब्लू लिटमस पेपर हमारा चेंज हुआ है उसको हम डालेंगे बाकी दो बची टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाए वो हमारा एसिड सॉल्यूशन हो गया, और जो बाकी बचा तीसरा है वो डिस्टिल वाटर है। इस तरह से हम एसिड बेस एंड डिस्टिल वाटर को पता कर सकते हैं। Why should curd sour substance not be kept in brass and copper vessel? अब हमने पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि जो हमारा कर्ड है उसे हम ब्रास के अंदर या कॉपर वेसल के अंदर क्यों नहीं रखते। तो आंसर है, कर्ड एंड सोर सब्सटेंस कंसेंट एसिड्स। जो हमारे कर्ड हो गया या सोर सब्सटेंसेस हो गए वो एसिड कंटेन करते हैं। देयरफॉर व्हेन दे कीप्ड इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल्स द मेटल रिएक्ट विद एसिड, लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड harmful product that thereby spoiling the food or it causes food poisoning। अब जो कर्ड होता है वो अगर हम कॉपर या ब्रास के अंदर रखेंगे तो वो जो कर्ड का एसिड है उसके साथ रिएक्ट करेगा मेटल, और हाइड्रोजन गैस जनरेट करेगा, जिसकी वजह से हार्मफुल प्रोडक्ट जनरेट होंगे और इससे हमारा खाना खराब हो सकता है और फूड पॉइजनिंग हो सकती है अगर हम ऐसा खाना खाएंगे। पेज नंबर 22 का ये क्वेश्चन है। पेज नंबर 22 का अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज जनरली लिबरेटेड विद द एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस जनरली लिबरेट होती है, और हमें illustrate with the example how will you test the presence of this gas। और हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है कि ये गैस कैसे जनरेट होती है। तो जनरली आपने ये डायग्राम देखा होगा एनसीईआरटी की बुक में। हम इसमें क्या करते हैं कि जिंक ग्रेन्यूल्स को H2SO4 के सोल्यूशन के अंदर डालते हैं। तो इससे क्या होता है, जो गैस जनरेट होती है उसको हम सोप के सॉल्यूशन के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं डिलीवरी ट्यूब के थ्रू। और जब इस सोप के अंदर बबल बनते हैं उसके पास हम बर्निंग कैंडल लाते हैं। तो बर्निंग कैंडल जो बबल्स हैं वो पॉपअप के साउंड के साथ ये ब्रास्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो गैसेस, जो बबल्स हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस जनरेट हो रही है। ठीक है, अब इसको ही हम समझते हैं। टेक फ्यू पीसेस ऑफ द जिंक ग्रेनुअल्स, ठीक है, एंड 5 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4, शेक इट एंड पास द गैसेस प्रोड्यूस्ड इनटू अ सोप सॉल्यूशन।
अब इस गैस को हम सोप सॉल्यूशन के अंदर पास करेंगे, बबल्स बनेंगे। बबल्स बनेंगे तो जब हम इन बबल्स को बर्निंग अब कैंडल के पास ले जाएंगे तो ये पॉपअप के साउंड के साथ ब्रस्ट होंगे। तो इसकी केमिकल रिएक्शन है H2SO4 प्लस Zn, तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो H2 गैस जनरली लिबरेटेड विद द एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो जनरली हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया? आपके कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, metal compound A react with the dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas involved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for reaction if one compound form is calcium chloride. तो हमें बताना है कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एफरवेजेंस जब बनाता है तो कौन सी गैस बर्निंग ऑफ कैंडल के अंदर जो यूज़ होती है, और इसकी केमिकल इक्वेशन बतानी है। अब बताना है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एक प्रोडक्ट हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, तो बाकी क्या है। ठीक है, वो कौन सी गैस है जो मेटल कंपाउंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर बन रही है और बर्निंग कैंडल में हेल्प करती है। ठीक है, एज द एंड प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड, हमें ये पता है कि एंड प्रोडक्ट उसका कैल्शियम क्लोराइड है। और ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड है, उसको हमें CaCl बन रहे हैं और बर्निंग ऑफ कैंडल के साथ हमें CO2 गैस बनती है। ठीक है, और जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट लगाएंगे और साथ में हमें वाटर मिल रहा है। एज द प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड द गैस इज फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है तो उसके साथ जो गैस बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, तो जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा जो प्रोडक्ट है जो रिएक्टेंट साइड में है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, therefore reaction between the calcium carbonate and hydrochloric acid is formed CaCl2 CO3 CO2 प्लस H2O। इस आंसर को हम दोबारा से समझेंगे। हमें बता रखा है कि एंड प्रोडक्ट हमारा कैल्शियम क्लोराइड है और जो गैस जो है वो बर्निंग ऑफ कैंडल के अंदर यूज होती है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट हमारा कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 है प्लस CO2 है। जब ये दोनों हैं हमारे एंड प्रोडक्ट तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो मस्ट बी CaCO3 है यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो CaCO3 है, वही HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पेज नंबर 25 का पहला क्वेश्चन है, वाई डू HCl HNO3 ETC शोज एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन जो हमारे एसिडिक जो है एसिड्स हैं HCl HNO3, ये एसिडिक कैरेक्टर शो क्यों करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। और जबकि अल्कोहल हो गया ग्लूकोज हो गया ये एसिडिक कैरेक्टर शो क्यों नहीं करते हैं। तो इसका आंसर है कि जो H प्लस आयंस होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, क्योंकि HCl हो गया HNO3 हो गया, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो H प्लस आयंस जनरेट करते हैं, जबकि ग्लूकोज हो गया या फिर अल्कोहल हो गया ये H प्लस आयंस वाटर के साथ जनरेट नहीं करते हैं। और H प्लस आयंस जब जनरेट होते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर शो होता है। देयरफॉर अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। When HCl and HNO3 are mixed with water, they can dissolve in water, form H plus ions and or H3O plus ions। ठीक है, जब
जब HCl या फिर HNO3 जब पानी के साथ मिक्स होते हैं, या तो वो H प्लस आयन बनाएंगे या H3O प्लस आयन बनाएंगे, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर एक्वस सॉल्यूशन का शो होता है। ठीक है, अब इन्होंने समझा भी रखा है येलो येलो में। देखिए आप, HCl जब ब्रेक डाउन होता है तो H प्लस प्लस Cl माइनस के साथ ब्रेक डाउन होता है, आयंस बनाता है। और जब HNO3 जब जब ब्रेक डाउन होता है तो वो H3O प्लस के साथ ये पॉजिटिव आयन बनाता है। जब ग्लूकोज और अल्कोहल मिक्स करते हैं पानी के साथ तो ये कोई आयन नहीं बनाते, जिसकी वजह से इनका एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होता। पेज नंबर 25 का अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं जब वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होती है। द aqueous solution of acid conduct electricity due to the presence of the charged particles called ions in it। जब एसिड्स को एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तो इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जिन्हें आयंस बोलते हैं वो जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस एंड हाइड्रोनियम यानी H3O प्लस आयंस जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज HCl गैस डू नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अब ये पूछा है कि जो HCl गैस है वो भी तो एसिडिक गैस होती है, पर वो ड्राई लिटमस पेपर का जो कलर है उसे चेंज क्यों नहीं करती है, जबकि जो एसिड्स होते हैं वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है ड्राई HCl गैस होती है, ठीक है, इसके अंदर H प्लस आयन जनरेट नहीं होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ड्राई वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती है। और एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए हमें H प्लस आयन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ड्राई लिटमस पेपर होता है और यह ड्राई HCl गैस होती है, ये H प्लस आयन्स जनरेट नहीं करती है, जिसकी वजह से एसिडिक करेक्टर शो नहीं होता है HCl का। पेज नंबर 25 का अगला क्वेश्चन है, व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड। जब भी किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू द एसिड। तो ऐसा क्यों रिकमेंड करते हैं? जब भी किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, उसको कम शक्तिशाली बनाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं कि एसिड को पानी के अंदर डालते हैं, ना कि पानी को एसिड के अंदर डालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जब भी हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, यानी उसे पतला करते हैं, उसकी पावर कम करते हैं, तो हम एसिड को पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, ना कि पानी को एसिड के अंदर डालते हैं। ठीक है, अब इसको किसी दूसरे तरीके से भी समझे। अगर आप सिंपल भाषा में करते हैं, कभी भी जो पेंट होता है उसको पतला करते हैं तो उसके अंदर हम स्प्रिट या फिर तारपीन का तेल डालते हैं, ना कि पूरे के पूरे पेंट के डब्बे को हम तारपीन के अंदर डाल देंगे। क्यों? अब इसको समझते हैं। सिंस द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एसिड इन द वाटर इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, जब भी एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी काफी ज्यादा हीट जनरेट होती है। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट वी शुड एडिट एसिड टू द वाटर। तो जब भी हम एसिड्स को वाटर के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, मिक्स करते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीट स्ट्रीम भी निकल सकती है और जो आसपास पर्सन होता है उसके कपड़े जल सकते हैं, उसकी स्किन जल सकती है। तो इसीलिए जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हम एसिड को पानी के अंदर डालते हैं, ना कि पानी को एसिड में डालते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन यानी H3 प्लस सॉरी How is the concentration of hydronium ion यानी H3O plus ion affected when the solution of acid is diluted। जब भी हम एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस आयन कैसे अफेक्ट होता है। तो हम जानते हैं एक्चुअली, जो जब भी हम किसी एक्वस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन जनरेट होते हैं। जब हाइड्रोनियम आयन H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो H3O प्लस आयन बनते हैं। तो ठीक है, तो
अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर अग- अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम एसिड मिलाते हैं या एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोजन आयन होते हैं, इनका जो वॉल्यूम होता है पर यूनिट सॉल्यूशन वो कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ होती है एसिड की वो कम हो जाती है। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सिस बेस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। ये पूछ रहा है कि जो OH माइनस आयंस होते हैं, ठीक है, अगर हम पहले से मौजूद कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, सॉरी, क्वेश्चन है जब भी OH आयंस के अंदर क्या इफेक्ट होगा जब भी हम किसी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर एक्सिस बेस्ड सॉल्यूशन मिला दें, यानी कोई पहले से बेस्ड सॉल्यूशन है किसी बीकर के अंदर, उसके अंदर और हम बेस्ड सॉल्यूशन मिला दें तो OH माइनस आयंस होते हैं, इनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो बताना चाहूँगा कि जो कंसंट्रेशन है OH माइनस आयन का वो पहले तो इंक्रीज होगा, पर एक लेवल के बाद वो कंसंट्रेट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा उसका, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक लिमिट तक ही OH माइनस आयन वो, तो कंसंट्रेशन OH माइनस आयन का इंक्रीज होगा जब हम एक्सिस बेस्ड सॉल्यूशन किसी भी बेस्ड सॉल्यूशन के अंदर यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है OH माइनस आयन का वो इंक्रीज होगा। पेज नंबर 28 का पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ ए इज 6, पीएच ऑफ बी सॉल्यूशन इज 8, विच सॉल्यूशन हैव मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, विच सॉल्यूशन इज एसिडिक, विच सॉल्यूशन इज बेसिक। तो हमें पता है कि पीएच वैल्यू जिसकी 7 से कम होगी वो एसिडिक होगा और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो ऑब्वियसली जो पीएच 6 का जो सॉल्यूशन है वो हमारा एसिडिक होगा और जिसका पीएच 8 है वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो हाइड्रोजन आयंस एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा होंगे और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर कम होंगे। तो सॉल्यूशन ए हमारा एसिडिक है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा है। सॉल्यूशन बी हमारा वो बेसिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैविंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। जो H प्लस आयंस होते हैं वो किसी भी सॉल्यूशन के एक्वस सॉल्यूशन के नेचर को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर हम जब एसिड मिलाएंगे तो H प्लस आयंस जनरेट होते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी सॉल्यूशन के H प्लस आयंस को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, उसका पीएच कितना होगा, 0 से 7 तक होगा, तो वो एसिडिक होंगे। जैसे जैसे हम H प्लस आयंस हम बढ़ाते जाएंगे उसका पीएच कम होता जाएगा तो वो मोर एसिडिक होते जाएंगे। ऐसे ही जब हम जो H प्लस आयंस हैं इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाएंगे किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होता जाएगा, यानी कि H प्लस आयंस कम हो रहे हैं तो एसिडिक पावर है वो कम होती जा रही है, एक लेवल आएगा वो बेसिक नेचर हो जाएगा उस सॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस आयंस, इफ यस व्हाई दे आर बेसिक। क्या एक्वस सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, क्या उसके अंदर भी जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं क्या उसके अंदर भी H प्लस आयंस होते हैं, अगर होते हैं तो फिर उन्हें बेसिक क्यों बोलते हैं। आंसर है यस, basic solutions also have H plus ions, but their concentration is less as compared to OH minus ions. तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी H प्लस आयन होते हैं पर उसका कंसंट्रेशन OH माइनस आयन के मुकाबले बहुत कम होता है, यानी कि OH माइनस आयंस होते हैं वो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो डोमिनेट करते हैं और जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा बेसिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक फार्मर वुड ट्रीट सॉइल्स ऑफ द फील्ड्स विद क्विक लाइम। किस कंडीशन के अंदर फार्मर्स अपने सॉइल के अंदर क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौक यानी कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं।
ठीक है, किस कंडीशन में ऐसा यूज किया जाता है, क्यों मिक्स किया जाता है? इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक, आंसर में हम लिखेंगे इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक, अगर मिट्टी का एसिडिक जो है पीएच है वो काफ़ी ज़्यादा है और इम्प्रॉपर कल्टीवेशन हो रहा है, यानी कि बार बार फसल नहीं होती है, या फिर ऐसी जगह वो खेती कर रहे हैं जहाँ पर हाँ पहाड़ी एरिया है, या फिर सॉल्यूशन कम बारिश होती है, तो देन टू इंक्रीज बेसिसिटी ऑफ द सॉइल, तो सॉइल की बेसिसिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो सॉइल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं। ठीक है, पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? CaOCl2 क्या होता है हमारा, अगर याद होगा तो ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला है CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द सब्सटेंस व्हिच इज ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर, उस सब्सटेंस का नाम लिखेंगे जिसके साथ हिट कराने पर, क्लोरीन के साथ हिट कराने पर हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, तो वह स्लिक लाइम, CaOH हमारा वो केमिकल कंपाउंड है जिसके साथ अगर हम क्लोरीन को रिएक्ट कराएंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, यानी CaOCl2 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, यानी खारे पानी को मीठा बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, तो कंपाउंड सोडियम है वो है सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट वो कंपाउंड है जिससे जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट बनता है। पेज नंबर 33 का चौथा क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, गिव इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, जब हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, हमें इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो आंसर है, जब भी हम सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 को हम हीट करते हैं तो हमारा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 मिलता है। क्वेश्चन आंसर में देखेंगे आप कि ट्वाइस ऑफ NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हमने हीट किया तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 हमें मिला। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज राइट द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर को हमें लिखना है, इसकी रिएक्शन को लिखना है। तो आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले फॉर्मूला देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, बहुत बार एग्जाम्पल आते हैं, इसका रिएक्शन आती है और फॉर्मूला लिखने को आता है 1 या 2 नंबर में। तो हम लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लस हाफ 1/2 H2O। जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर को हीट करते हैं तो हमें जिप्सम मिलता है, यानी कि CaSO4 प्लस 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 प्लस 2H2O। पेज नंबर 34 का पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो पीएच उसका कैसा होगा, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करे तो वो हमारा एसिडिक होता है, उसका पीएच 7 से ज़्यादा होना चाहिए, इसमें 7 से ज़्यादा सॉल्यूशन आंसर है वो 10 है, तो हमारे ऑप्शन A B C नेग्लेक्ट हो जाएंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन D 10। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग शेल्स, कोई सॉल्यूशन है वो क्रस्ट एग शेल से रिएक्ट कर रहा है और जो गैस बन रही है वो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, तो बताना है वो कौन सी सॉल्यूशन है, तो आंसर है HCl जब एगशेल से रिएक्ट करता है तो वो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH यानी बेसिक सॉल्यूशन है, फॉर्म्ड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl, वो तब बनता है जब हम 8 ml के
एसिड के सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दें। इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, द अमाउंट ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इज। अब देखिए 10 ml NaOH है, तो उससे 8 ml हमारा 8 ml HCl से 10 ml हमें मिल रहा है NaOH। ठीक है, अब 20 ml होगा, ठीक है, NaOH हमें मिल रहा है, तो उसके लिए हमें लगभग सेम रेशियो में हमें HCl चाहिए होगा। तो आंसर है हमारा 16 ml हमें HCl सॉल्यूशन चाहिए होगा, जिससे हमें 20 ml NaOH मिलेगा। जस्ट ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, रेशियो हमें फाइंड आउट करना है NaOH का और HCl का। उसी रेशियो में हमें आगे NaOH और HCl फाइंड होंगे अगर हम सॉल्यूशन को बढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। जब भी हमारे पेट में अपच होती है या गैस बनती है, तो किस टाइप का हम मेडिकल सॉल्यूशन लेते हैं? तो हम लेते हैं एंटासिड। ठीक है, एंटासिड क्या होता है? वो हमारे पेट में जो इंडाइजेशन है या फिर हमारा खाना पच नहीं रहा है, पेट में मरोड़ हो रहे हैं, तो उसके लिए हम एंटासिड यूज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं, हमें इक्वेशंस लिखनी होंगी और उसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली ए इक्वेशन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। जब हम इसे जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हमें रिएक्शन मिलेगी? तो ए के नीचे देखेंगे व्हाइट कलर में Zn हमारा जिंक है, सॉलिड है ये। H2SO4 हमारा ऐसा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो ZnSO4 प्लस H2 गैस हमें मिलेगी। अगला है हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है मैग्नीशियम रिबन के साथ तो क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम रिबन जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। मैग्नीशियम हमारा रिबन Mg है जो सॉलिड फॉर्म में है, और HCl हमारा एक्वस सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में है। जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो MgCl2 प्लस H2 मिलेगा। जो MgCl2 वो एक्वस लिक्विड फॉर्म में है और H2 हमारा गैस फॉर्म में है। सी में आएंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है एल्युमिनियम पाउडर के साथ तो क्या बनाता है? तो नीचे व्हाइट कलर में हम लाइन पढ़ेंगे, जो एल्युमिनियम पाउडर है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो इसी को हम बैलेंस इक्वेशन में लिखेंगे। तो एल्युमिनियम पाउडर हमारा Al है सॉलिड फॉर्म में, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा H2SO4 एक्वस फॉर्म में। जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो Al2SO4 थ्राइस मिलेगा और साथ में मिलेगा हमें हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर डी है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स हमारी Fe होती है और ये सॉलिड फॉर्म में होती है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा HCl। जब हम दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन मिलेगा, यानी FeCl3 और H2 हमें मिलेगा। तो इक्वेशन देखेंगे आप, नीचे सबसे नीचे है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड सच एज अल्कोहल ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। इनको एसिड नहीं बोला जाता पर इनके अंदर हाइड्रोजन होता है। तो डिस्क्राइब एक्टिविटी एंड प्रूव इट। तो इन्हें एसिड क्यों नहीं कहा जाता है ये हम समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझे ध्यान से कि अल्कोहल ग्लूकोज होते हैं, ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, उसी का ये थोड़ा सा एक्सप्लोर फॉर्म है। तो थ्रो द कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल और ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट डू नॉट कंटेन आयोनाइज इन अ सॉल्यूशन। तो ये किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मिलाए जाते हैं जब ग्लूकोज या अल्कोहल, तो इनके आयन जनरेट नहीं होते। तो सॉल्यूशन अब जब आयंस जनरेट नहीं हो रहे तो इनके अंदर करंट पास नहीं होता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए समझेंगे, टेक अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज, अब फिक्स टू नेल्स ऑन द कॉर्क। अब इनके जो कॉर्क होते हैं बॉटल, इनके ऊपर हम 2 नेल लगा देंगे। ठीक है, और अब इनके 2 टर्मिनल्स हम क्या करेंगे, इनके 2 टर्मिनल्स में बैटरी जोड़ देंगे और बल्ब जोड़ देंगे। ठीक है, इसका एक पूरा फिगर भी है आगे। ठीक है, एक में हमने ले रखा है HCl
ठीक है, और एक में हमने ले रखा है ग्लूकोज। ठीक, जब हम ग्लूकोज की जब हम एसिड्स की हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, क्योंकि इसके अंदर H प्लस आइंस है। ये डाइल्यूट HCl है, यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूट मिला रखा है, प्योर HCl नहीं है। क्योंकि HCl बिहेवियर शो करने के एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए हमें H प्लस आइंस का जनरेट होना बहुत ज़रूरी है सॉल्यूशन के लिए। अब ऐसे ही ग्लूकोज सॉल्यूशन है, जब हमने इसको ग्लूकोज सॉल्यूशन को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया और स्विच ऑन किया तो बल्ब नहीं जला। ठीक है, तो ये जो हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये बता रहा है कि HCl डिसोशिएट्स इनटू H प्लस आइंस एंड Cl माइनस आइन। जब भी डाइल्यूट क्लोज HCl को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो सॉल्यूशन है वो H प्लस आइन और Cl माइनस आइंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और बल्ब ग्लो कर जाता है। ऑन अदर हैंड, जब ग्लूकोज को हमने कनेक्ट किया बैटरी के साथ तो ये एस प्लस आइंस और Cl माइनस आइंस के अंदर जनरेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई है। ठीक है, और ये H प्लस आइंस और Cl माइनस आइंस, H प्लस आइंस कहाँ से जनरेट हुए, ये एक्वस सॉल्यूशन से जनरेट हुए। तो इस प्रैक्टिकल से हमें ये समझ में आता है कि all acids contain hydrogens but not all compounds containing hydrogens are acids। ठीक है, एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हाइड्रोजन्स वाले कंपाउंड हैं वो सारे के सारे एसिड्स हों, क्योंकि एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए H प्लस आइंस का जनरेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज हो गए, वो हाइड्रोजन उनके अंदर है पर वो एसिड्स नहीं है, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयंस डिसोशिएट नहीं करते। पेज नंबर 34 का 7वां क्वेश्चन है, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। अब ये पूछ रहे हैं हमसे, जो डिस्टिल वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जबकि रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो distilled water do not conduct electricity because it doesn't contains ions, while rain water conduct electricity as it contains ions due to the presence of dissolved salts in it। क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो एकदम न्यूट्रल वाटर होता है, तो उसके अंदर आयंस जनरेट नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर आयंस डिसोशिएट नहीं होते हैं। और जबकि रेन वाटर होता है वो एनवायरनमेंट से होकर आता है, उसके अंदर सॉल्ट डिजॉल्व हो जाते हैं एनवायरनमेंट के, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो H प्लस साइंस और Cl माइनस साइंस जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। जब भी एसिड्स के अंदर मान लीजिए वाटर एब्सेंस हो जाए या वाटर ना हो तो वो एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते हैं। तो आंसर है, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर because dissociation of the hydrogen ions and the acid occurs in the presence of water। क्योंकि एसिड्स के अंदर जो हाइड्रोजन आयन का डिसोसिएशन है, यानी ये हाइड्रोजन आयन और Cl माइनस आयंस तभी बनते हैं जब वाटर प्रेजेंस होता है। जब मॉइस्चर होगा या वाटर प्रेजेंस होगा तभी एसिड्स के अंदर H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस का डिसोसिएशन होगा। अगर वाटर नहीं होगा तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होगा, क्योंकि H प्लस आयंस होंगे ही नहीं। पेज नंबर 34 का 9वां क्वेश्चन है, 5 सॉल्यूशन ABCDE आर टेस्टेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो pH 4, 1, 11, 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा जिसका pH 7 होगा, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा जो D है उसका pH 7 है, तो उसका pH होगा 7। ऐसे ही आंसर बी है, स्ट्रांगली एल्कलाइन। स्ट्रांगली एल्कलाइन यानी स्ट्रांगली बेसिक, जिसका पी और बेसिक सॉल्यूशंस का पीएच ज़्यादा होता है, तो जिसका पीएच बहुत ज़्यादा होगा वो एल्कलाइन होगा। तो सॉल्यूशन सी जिसका पीएच 11 है वो एल्कलाइन है। स्ट्रांगली एसिड्स, जो स्ट्रांगली एसिड्स होंगे उनका पीएच सबसे कम होगा, तो सबसे कम पीएच है हमारा सॉल्यूशन बी का। तो सॉल्यूशन बी हैविंग द पीएच ऑफ 1, आंसर डी है वीकली एसिड्स। वीकली एसिड्स वो होंगे जिसका पीएच हमारा 7 के आसपास होगा।
एसिड्स की बात कर रहे हैं तो जिसका पीएच 7 के आसपास होगा वो वीकली होंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीएच हमारा 4 का है, यानी कि 4। तो सॉल्यूशन ए हमारा वीकली एसिड है। वीकली एल्कलाइन, यानी वीकली एल्कलाइन नहीं, वीकली बेसिक सॉल्यूशन हमारा वो होगा जिसका पीएच बहुत जिसका पीएच एसिड के पास होगा। तो यहाँ पर सबसे पास जो सॉल्यूशन है पीएच के पास है एसिड बेसिक्स के अंदर, वो 9 है। तो हमारा 9 वो एक वीकली एल्कलाइन होगा। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, पीएच वैल्यूज के ऊपर ये बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। मैग्नीशियम रिबन जो इक्वल लेंथ है उनको टेस्ट ट्यूब ए और बी के अंदर डाला है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में डाला है, और एसिडिक एसिड यानी CH3COOH ये हमारा टेस्ट ट्यूब बी में गया। तो हमें बताना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में फिजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि हम कैंपा गोला या फिर कोई भी सोडा की बोतल खोलते हैं तो फिजिंग इफेक्ट आता है ना, ऊपर एकदम सोडा सा आ जाता है। तो कौन सी बोतल के अंदर से फिजिंग इफेक्ट निकलेगा और क्यों निकलेगा? तो आंसर है फिजिंग इफेक्ट विल ऑकर इन टेस्ट ट्यूब 1 जिसके अंदर एसिड होगा। क्यों? बिकॉज HCl is stronger acids than CH3COOH, therefore produce hydrogen gas as the faster speed due to which fizzing occur। अब HCl हमें पता है CH3COH से ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, H+ जो गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, वो ज़्यादा जल्दी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से फिजिंग इफेक्ट होगा। फिजिंग विल अकर मोर विगरसली इन टेस्ट ट्यूब ए, क्योंकि HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड वेयर एसिडिक एसिड इज वीक एसिड। Being a strong acid, HCl solution contains a much more greater amount of hydrogen ions, in due to which fizzing will occur more vigorously in test tube A containing HCl. The fizzing is due to the evolution of hydrogen gas which is formed in the action of acid on the magnesium metal or magnesium ribbon। तो एसिड जिसके अंदर HCl होगा उस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिजिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रेश मिल्क हैविंग द पीएच ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। अब बताइए इसका पीएच कैसे चेंज होगा। एक जो ताज़ा मिल्क है उसका पीएच 6 है, अब हम उसको कर्ड बना लेते तो उसका पीएच का क्या ऊपर इफेक्ट होगा। तो पीएच ऑफ मिल्क इज 6, नॉर्मल मिल्क है, फ्रेश मिल्क है, उसका पीएच 6 है। अब जब ये कर्ड बन जाएगा तो वो मोर एसिडिक हो जाएगा, तो उसका पीएच क्या होगा, कम हो जाएगा, तो उसका पीएच डिक्रीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, A milkman add very small amount of baking soda to fresh milk। अब एक मिल्कमैन है, दूध वाला है, वो दूध के अंदर बहुत थोड़े अमाउंट में बेकिंग सोडा डाल देता है, तो इससे क्या इफेक्ट होगा दूध के ऊपर, ठीक है। Why does it shift to pH? अब pH कैसे बदल गया दूध का 6 से, और वो बेसिक कैसे हो गया, और why does it take a long time to set a curd? तो दही बनने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है? तो आंसर है, सबसे पहले एक आंसर देते हैं। एज मिल्कमैन शिफ्ट पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। उसने क्या किया, मिल्कमैन ने बेकिंग सोडा डाला, तो जो पीएच था वो थोड़ा सा बढ़ गया, दूध का थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, एल्कलाइन की तरफ आ गया, तो जिसकी वजह से मिल्क जल्दी से दही नहीं बनता। सिंस मिल्क इज स्लाइटली बेसिक देन यूजुअल मिल्क, जो मिल्क है वो बेसिक हो गया, तो इसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी थी वो न्यूट्रलाइज हो गई है बेसिक से, बेसिक बना के, तो क्योंकि वो कम खट्टा है तो इसकी वजह से जो दही है उसको सेट होने में टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है, अब इसका आंसर देना है हमें। द प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर एट इज एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर एंड टर्न इनटू द हार्ड सब्सटेंस जिप्सम। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें पता है पाउडर की फॉर्म में होता है, इसे वाटर प्रूफ मटेरियल कंटेनर में इसलिए रखा जाता है, ये वाटर प्रूफ प्लास्टिक में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर इसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये हार्ड सब्सटेंस बन जाएगा जो जिप्सम कहलाएगा।
ठीक है, तो इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 और हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। जब हम भी इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी 1.5 H2O यानी 1/2 1 × 1/2 H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, साथ के साथ जिप्सम बन जाएगा, ये हार्ड सब्सटेंस बन जाएगा, CaSO4 बन जाएगा, CaSO4 + 2H2O यानी जिप्सम बन जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन देखिए, CaSO4 × हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब इसे 1/2 वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये जिप्सम बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 twice H2O। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जाम्पल। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसके एग्जाम्पल बताने। द रिएक्शन इन विच एसिड और बेसिक रिएक्ट विद ईच अदर गिव सॉल्ट्स एंड वाटर इज टर्म एट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब किसी भी रिएक्शन के अंदर जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और साल्ट एंड वाटर जनरेट करते हैं, तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं। जब NaOH जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो NaOH हमारा बेस है और HCl हमारा एसिड है। जब रिएक्ट करते हैं तो NaCl + H2O वाटर जनरेट करता है। ऐसे ही जब एसिडिक एसिड यानी CH3COH ट्वाइस जब रिएक्ट करता है, तो NaOH यानी बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, तो CH3COO Na बनाता है, यानी सोडियम एसिटेट सॉल्ट बनाता है, साथ में वाटर बनाता है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब 15वां क्वेश्चन है, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर सोडा। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज होती हैं। वॉशिंग सोडा के बारे में हम जानते हैं, इट इज यूज्ड एज, क्या करता है, तो जो वॉशिंग सोडा है ये ग्लास, सोप्स, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, और इससे परमानेंट हार्डनेस वाटर की भी यूज की जाती है, रिमूव करा जाता है। जो खराबपन होता है पानी का वो भी इससे दूर किया जाता है। बेकिंग सोडा किस लिए यूज होता है, बेकिंग सोडा क्या करता है, बेकिंग सोडा हमारा बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये खट्टापन, जैसे खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे खट्टा जो टेस्ट होता है चीज़ों का खाने का, जैसे कैंडी वगैरह का, उसमें यूज़ किया जाता है। साथ के साथ फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, ताकि ये ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दे और आग जहाँ पर लगी है वहाँ पर आग बुझ जाए। तो आई होप ये आपको NCERT के सॉल्यूशंस एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के समझ में आए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे, और ऐसी मोर वीडियोस आपके लिए मैं लाते रहूँगा। NCERT के सॉल्यूशंस बाकी सब चैप्टरों के मैं आपके लिए जल्दी लाऊंगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। अगर आप नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।